नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। संडे के दिन शाम को 5 बजे आपको एक प्रोग्राम मिलता है जिसका नाम क्या है? तो इसमें इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नाम से ये प्रोग्राम है, जिसमें आपको अलग-अलग स्तर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रमुख संगठन काम कर रहे हैं उसके बारे में जानने का मौका मिलता है। ये सेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है ASI। ASI के बारे में बात करें तो इसी को कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल का मतलब पुरातात्विक, सर्वे का मतलब सर्वेक्षण, और इंडिया मतलब भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए एक संस्था है, एक संरचना है जो जितने भी ऐसे पुरातात्विक स्थल हैं उनके ऊपर खोज करना, उनका संरक्षण करना और वहां से नई नई चीजों के बारे में लोगों तक जानकारी प्रदान करने की बात होती है। तो आज हम यही समझेंगे कि भाई ASI कब बना। जैसे 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका जनक कहा जाता है, विलियम जोन्स के द्वारा शुरुआत की गई थी। इसके अलावा बीबी लाल बहुत प्रसिद्ध हुए जिन्होंने राम मंदिर के अवशेषों के बारे में खोज की थी, और बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध जो आप केसेस सुनते हैं या कहीं ना कहीं जो चर्चाओं में रहता है वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। तो किस तरीके से शुरुआत हुई है इसकी, पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, साथ साथ इसकी संरचना के बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन से स्थलों की ये सर्वेक्षण कर सकते हैं इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो शुरू करेंगे टॉपिक हमारा ASI। उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, 2024 के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं UPSC के लिए, उनके लिए स्टडी IQ बहुत बड़ी सौगात लेकर आया है। P2I बैच प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी स्टडी IQ के माध्यम से होगी, और इसमें खास बात यह है कि आपका प्रीलिम्स का पेपर निकलता है तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। स्टडी IQ के हेडक्वार्टर में रहना है, वहां पर सारी फैसिलिटीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। मेंस की तैयारी और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इसका हिस्सा है। ये इंग्लिश में यानी हिंदी इंग्लिश, हिंदी में बोला जाएगा और इंग्लिश में PPTs होंगी, या पूरी तरह से इंग्लिश में या हिंदी में, ये तीनों ही माध्यम में आपको ये बैच अवेलेबल है। कितने में? 29,999 अगर आप कोड यूज करते हैं मनीष लाइव। तो ये बैच वैसे तो स्टार्ट हो चुका है लेकिन आप इसमें अभी भी एनरोल कर सकते हैं। 30 जून इसकी लास्ट डेट है, शाम 6 बजे से इसकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो जाकर इसको जल्दी से एनरोल कर लीजिए। इसके अलावा कहीं पे कोई डाउट आता है तो ये मेरी टेलीग्राम ID है, ये मेरी मेल ID है, इंस्टाग्राम ID है, या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहीं पर भी रिलेटेड डाउट आता है तो शुरुआत हमारी बात हो रही है किससे? तो ASI के बारे में बात कर रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 1861 की बात करें। वैसे तो इसके 150 साल पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था जो कुछ इस तरीके से था, लेकिन शुरुआत जो 1861 में हुई उस समय कौन शासन कर रहा था? तो ब्रिटेन का यहाँ पर रूल चल रहा था। मतलब हम एक औपनिवेश थे ब्रिटेन के अंतर्गत, तो उनको कई ऐसे स्थान जो हैं मिलते रहते थे जिनका कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, मतलब उनका कहीं ना कहीं इतिहास से संपर्क हुआ करता था। जैसे हम गुप्त काल के कई शिलालेख पढ़ते हैं, मौर्य काल के शिलालेख पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी चीजें कैसे पता चली? तो इसमें एक विभाग ने बहुत भूमिका निभाई। इस विभाग को ही कहा जाता है पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जो इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहलाया, और इसकी शुरुआती तौर पर अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। विलियम जोन्स ने इसकी शुरुआत की थी। तो समझ लेते हैं कि भाई किस तरीके से इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही। इसका देखिए, इसका जो अगर आपसे वाक्य पूछ लिया जाए कि इसका स्लोगन क्या है, तो प्रत्न कीर्ति मपा वृणु है। और भारत में पुरातत्व और ऐतिहासिक खोजों की शुरुआत का श्रेय किसको देंगे हम? तो विलियम जोन्स को देंगे। इन्होंने शुरुआत की थी, और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो ASI के अलग अलग महानिदेशक हुए, उसमें सबसे पहले महानिदेशक आपको अलेक्जेंडर कनिंघम का मिलेगा। अभी मैं लिस्ट भी बता दूंगा कि कौन कौन से महानिदेशक रहे हैं। इसके अलावा कनिंघम 1861 में पहले पुरातत्विक सर्वेक्षणकर्ता नियुक्त हुए थे, और इन्होंने बहुत सारी चीजें भारत में खोजी, जिनमें खजुराहो के मंदिर से लेकर और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा ये किसके समय हुआ था? तो इस समय लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, और लॉर्ड कर्जन ने सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत किया था, सेंट्रलाइज किया था। उसी समय कौन आए थे? कनिंघम आए थे। और विलियम जोन्स ने पुरातत्व और ऐतिहासिक खोज, विलियम जोन्स ने बहुत सारे जो शिलालेख थे उनको खोजना, उनको डिकोड करना, इन सारी चीजों को शुरू किया था। इसके अलावा स्मारकों की सुरक्षा के संबंध में सबसे प्राचीन अधिनियम लाया गया था 1904 में, जिसको कहा जाता था स्मारक संरक्षण अधिनियम। मतलब कोई भी अगर आपको हेरिटेज साइट मिली है तो उसको कहीं पर भी नष्ट ना कर लिया जाए, उसका विनाश ना हो, तो उसके लिए एक अधिनियम था, एक एक्ट लाई थी ब्रिटेन सरकार
जिसको स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 कहते हैं, उसी के तहत काम करते थे। इसके अलावा जब स्वतंत्र हुआ भारत तो इस समय महानिदेशक बने एनपी चक्रवर्ती, जो 1948 में हुआ करते थे। वैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं अभी आपको लिस्ट भी बताऊंगा थोड़ी देर में। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि भाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता क्या है, तो जो हमारे सांस्कृतिक स्थल हैं, जो विरासत स्थल हैं, उनकी खोज करना, उनका संरक्षण करना। तो यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्विक अनुसंधान, रिसर्च और संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। जैसे अलग अलग चीजों के लिए होता है, जैसे डीआरडीओ डिफेंस के लिए काम कर रही है, इसरो जो है स्पेस के लिए काम कर रही है, ये पुरातत्व के लिए काम कर रही है। जैसे हर शहर में कोई ना कोई पुरातत्विक स्थल होता है, वहां पर उनका संरक्षण करना, वहां पर कोई नई चीजों की खोज करना, ये सारी चीजें जिस विभाग के अंतर्गत आती है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है, कि इनको मेंटेन करना है। दूसरा, इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958, देखिए 1904 में एक अधिनियम था और 1904 के बाद एक अधिनियम 1958 में आया जब भारत आजाद हो गया। तो इस प्रावधानों के अनुसार ये देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों का विनियमित करती है। विनियमन का मतलब ये पूरी तरह से इनको रेगुलेट करती है। जो बॉडी है वो है एएसआई। यानी कि एएसआई का महत्व बहुत होता है। कोई स्थान पर उसको पिकनिक स्पॉट बनाना है, उस पर किस तरीके से टूरिज्म होगा, ये सारी चीजें एएसआई के हाथ में होती हैं। आप ताजमहल जाते हैं तो भाई ताजमहल की जो गाइडलाइंस हैं, या फतेहपुर सीकरी जा रहे हैं तो वहां पर क्या गाइडलाइंस होंगी, ये सारे विनियमन का कारण किसका है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का है। इसके अलावा ये पुरावशेष जो होते हैं और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी 1972 में, तो उन्होंने जो बहुमूल्य कलाकृति हुआ करती थी उनके लिए भी एक अधिनियम ला दिया था, और उसको भी किसको रेगुलेट करने को दिया कि भाई ये जो एक्ट बनाया है, ये जो अधिनियम बनाया है, ये पूरी तरह से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए भी रेगुलेशन कौन करेगा? एएसआई ही करेगी। तो ये इस तरीके का सिस्टम हुआ करता था। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के तहत आता है, ये भी पूछा जाता है। तो संस्कृति मंत्रालय के ये अधीन है, कल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ लिस्ट आपको देखने मिल रही होगी। तो सबसे पहले व्यक्ति कौन है? एलेक्जेंडर कनिंघम है, 1871 से 1885। फिर जेम बर्गस बने थे, फिर जॉन मार्शल बने थे, फिर हेरोल्ड गर्विस बने थे, राय बहादुर दयाराम साहनी, इनका नाम सुनेंगे आप। तो दयाराम साहनी, जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो दो नाम आपको बहुत ज्यादा देखने मिलते हैं, एक राखलदास बनर्जी, हाँ आरडी बनर्जी, और दयाराम साहनी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो ये उस समय ही हुआ करते थे, 1931 से 1935। और जेएम मतलब ये भी क्या रहे? महानिदेशक रहे हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति आपको यहाँ दिख रहे हैं, बीबी लाल। ये बीबी लाल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जो राम मंदिर के अवशेष थे, बाबरी मस्जिद के अंतर्गत मंदिर के अवशेषों के लिए इनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है। तो 1968 से 1972 तक ये बीबी लाल महानिदेशक रहे। देश पांडे साहब रहे, अजीत शंकर रहे, राय बहादुर के दीक्षित, मॉर्टिमर व्हीलर भी रहा है। इसके अलावा 1948 में जो स्वतंत्र भारत का जो पहला व्यक्ति था वो एनपी चक्रवर्ती, मैंने शुरुआती पॉइंट में बताया था। और राकेश तिवारी अभी वर्तमान में 2014 से अभी तक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए 10 साल के लिए होता है। जब कोई रिटायर्ड हो जाता है तो फिर अगला व्यक्ति बना दिया जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसके अलावा इनके कार्य क्या हैं आपसे कोई पूछे तो स्मारक हो, पुरातन अवशेषों का आर्किटेक्चर सर्वे करना और उनका रासायनिक संरक्षण करना। मतलब उनमें इस तरीके से ये ना हो कि धीरे धीरे केमिकली वो डिकम्पोज हो जाए, रासायनिक तौर पर जो हवा पानी इनसे रिएक्ट करने के बाद धीरे धीरे वो जर्जर हो जाए, तो उन सारी चीजों का भी ये ध्यान रखते हैं। कई चीजों को वापस से पुनः स्थापित करना, पुनः संगठन करना, साइट संग्रहालयों की स्थापना करना। इसके अलावा पुरातत्व में प्रशिक्षण करना। इनके कई तरह के जो जूनियर्स होते हैं उनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से किस पुरातत्विक स्थल को आपको बनाना है, और किस तरीके से अगर कोई स्थान के बारे में छोटी सी भी जानकारी मिलती है तो वो किस तरह का आर्किटेक्चर है, उसके बारे में सारा शोध करते हैं। तो प्रशिक्षण देना, पुरालेख का मुद्रा शास्त्र का अध्ययन करना, और भारत के बाहर पुरातत्विक कोई अभियान भी होगा तो ये भी कौन चलाएगा? तो एएसआई ही चलाएगी। इसके अलावा प्राचीन स्मारकों और साइटों के आसपास बागवानी। आप कई ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस जाते हैं जहां पर आपको गार्डन्स वगैरह देखने मिलते हैं, तो वो गार्डन भी मेंटेन कौन करता है? एएसआई ही करता है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक और पुरातत्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 का कार्यान्वयन
और विनियमन करना, मैंने आपको बताया। इसके अलावा भारत के बाहर पुरातात्विक अभियान तो चलाते ही हैं और प्राचीन स्मारकों और साइटों के आसपास बागवानी की भी बात कर ली हमने। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बहुमूल्य जो कलाकृति अधिनियम है 1972 का, उसका भी विनियमन इन्हीं के हाथ में है। तो दो महत्वपूर्ण कार्य हैं, एक 1958 का एक्ट, क्योंकि 1904 का तो ब्रिटेन के समय हुआ करता था, तो भाई ये दो एक्ट इनके लिए विशेष तौर पर हैं। एक 1958 में आया था जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, और 1972 में आया था जब इंदिरा गांधी हुआ करती थी, इस समय हुआ था। इसके ढांचे की बात करें कि इसमें की कैसा संरचना होती है, तो इसमें एक महानिदेशक होता है, जैसे मैंने बताया पहले अलेक्जेंडर कनिंघम हुआ करते थे। एक अतिरिक्त महानिदेशक होता है, जो ये रिटायरमेंट के बाद मोस्टली यही व्यक्ति बन जाता है, और दो संयुक्त महानिदेशक और 17 निदेशक शामिल होते हैं, जिनको अलग अलग साइट्स पर भेजा जाता है, जहां पर वो सर्वेक्षण करते हैं और अपनी रिपोर्ट्स पेश करते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक सुविधा के लिए पूरे देश को 24 सर्किलों में बांटा गया है। मतलब एएसआई के अलग अलग सर्कल हैं, जैसे हैदराबाद सर्कल है तो वो वहां पर दक्षिण भारत में उसको डील करता है, और प्रत्येक सर्कल का नेतृत्व सुप्रिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट करता है। तो इसके लिए एक सुप्रिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट को ये पूरा का पूरा काम सौंपा जाता है। इसके अलावा ये कितने क्षेत्रों में पुरातात्विक शोध करते हैं, तो 6 स्थानों पे करते हैं। अगर कोई इन स्थानों के अंतर्गत आएगा तो वो एएसआई पूरी तरह से 1958 का नियम और 1972 के विनियमन के तहत उन चीजों का संरक्षण और शोध करती है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो प्रागैतिहासिक शाखा। प्रागैतिहासिक शाखा का मतलब हो गया प्री हिस्टोरिक ब्रांच। प्री हिस्टोरिक का मतलब ये वाली शाखा वो होती है जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो भाई जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो वहां पर मिले हुए अलग अलग पत्थरों से, कई तरह के अवशेषों से ये चीजें पता करते हैं, तो ये इनके अंतर्गत उत्खनन शाखाओं में आ जाता है। भवन सर्वेक्षण परियोजना, इसके अलावा कई तरह के जो राजा महाराजाओं ने अलग अलग भवन बनाए हैं, शाखाओं में बने हैं, उनको ये रख लेते हैं। मंदिर सर्वेक्षण परियोजना है, जैसे मैंने आपको बताया था खजुराहो के मंदिर हो गए। एपिग्राफी शाखाएं, एपिग्राफी शाखाओं का मतलब होता है शिलालेख, जिन पे कई तरह की लिखावट है। पूरा प्रागैतिहासिक शाखा हो गई जिसके लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन एपिग्राफी शाखाएं जिसपे अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लिपि में, जैसे अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, अरेमिक है, ग्रीक है, इन सारी चीजों में मिला है। विज्ञान की भी शाखा है जो साइंटिफिकली कई चीजों की स्टडी करती है और जिनका कहीं ना कहीं संबंध विज्ञान से होता है। और अंडर वाटर पुरातत्व विंग भी होती है। तो ये 6 क्षेत्रों में उत्खनन करते हैं और उस तरीके से हमें कई चीजें बताते हैं। तो एएसआई का इन सारे क्षेत्रों में काम होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये यूपीएससी ने 2018 में भी पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, चनुदाड़ो, कोटदीजी, सोहगढ़ा या देशलपुर। तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। इसका सही आंसर आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट्स आते हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा P2I बैच मैंने आपको शुरू में भी बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है जो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की आपकी सारी तैयारी करवाएगा, और साथ साथ इंग्लिश और हिंदी माध्यम में है, जिसमें दिल्ली आने का मौका स्टडी IQ आपको दे रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रहना, मेंस की तैयारी और इंटरव्यू के गाइडेंस प्रोग्राम में आपको इस बैच के जरिए दिल्ली आने का मौका मिलेगा। फीस देख लीजिए, मात्र 29,999 है। कोड यूज करना है आपको मनीष लाइव। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आप 30 जून तक इस बैच को एनरोल कर सकते हैं, और 2024 के इंटरव्यू तक पहुंचना, और जो 2024 का जो यूपीएससी का पेपर है उसके लिए विशेष ये बैच है। तो ये बहुत ही जल्दी इसमें सीट्स फिल हो जाएंगी, तो जल्दी से जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिए। कहीं पर भी कोई इशू आता है एडमिशन रिलेटेड तो ये मेरी मेल आईडी है, या कोर्स रिलेटेड भी कोई भी दिक्कत है तो इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको समझने आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में कोई नई संगठन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।